बिजनेस स्टडीज का जो है डायरेक्टिंग, उसके 5th लेक्चर में लीडरशिप का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप का सीधा सा मतलब अगर बोलें तो नेतागिरी, लेकिन यहाँ पर बिजनेस के टर्म्स में जो है लीडरशिप का मतलब नेतागिरी नहीं होता है, ठीक है। लीडरशिप एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक बंदा जो कि लीडर होता है वो अपने अंडर जो एक टीम होती है, लीडर कब होता है? जब एक टीम होती है तब एक लीडर होता है, या जब एक ग्रुप होती है तब उसका एक लीडर होता है। तो उस ग्रुप में जितने लोग हैं उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाता है। इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करना, ठीक है। उसके बिहेवियर को अपनी तरह से जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट कर पाता है, इन्फ्लुएंस कर पाता है, ताकि वो जो ग्रुप में लोग हैं या वो जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो किसी स्पेसिफिक गोल के लिए काम करना चालू कर दें, उस गोल को अचीव करने के लिए काम करना चालू कर दें। तो मान लो कोई भी एक ग्रुप है, उसका कोई एक गोल है। अब ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं और हर किसी का काम करने का तरीका, विचारधारा जो है वो अलग होती है। तो इसीलिए ग्रुप में जब भी काम होता है तो गोल के अचीव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर उसी ग्रुप में कोई लीडर आ जाए जो कि एक बहुत अच्छा लीडर हो, जिसकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी हो, तो फिर वो उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेगा, इन्फ्लुएंस करके उसके बिहेवियर को एक दिशा में मोड़ पाएगा, ताकि सारे लोग जो हैं फिर वो गोल की प्राप्ति के लिए काम करने लगे। तो यही लीडरशिप होता है। ओके, तो देखो इसके थोड़ा सा क्या क्या एलिमेंट्स है लीडरशिप में। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करने का एक प्रोसेस है। यहाँ पर आप जो लीडर जो होता है वो अपने ग्रुप में या अपने टीम में जो मेंबर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको प्रभावित करता है, ठीक है। समझा बुझा के उनको किसी तरह मनाता है, राजी कराता है कुछ करने के लिए। इन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है द इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। अब इन्फ्लुएंस जो करता है वो किस बात के लिए करता है? अपने घर की खरीदारी करने के लिए नहीं करता है। उस ग्रुप का या उस टीम का जो कॉमन गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए कैसे कदम बढ़ाया जाए उस दिशा में इन्फ्लुएंस करता है लीडर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है देयर मस्ट बी मिनिमम 2 और मोर पर्सन्स प्रेजेंट इन्फ्लुएंसिंग योर ओन बिहेवियर इज नॉट लीडरशिप। तो जैसा कि मैंने बताया कि लीडरशिप कब होगी? जब एक टीम या ग्रुप होगा। और टीम या ग्रुप कब होगा? जब 2 या उससे ज़्यादा लोग रहेंगे। अगर आप खुद के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अगर आप खुद ही मन में बोल रहे हैं कि कल सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, पढ़ने बैठ जाऊंगा, उसके बाद मैं स्कूल जाऊंगा, तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने मन में सोच रहे हैं, अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लीडरशिप नहीं है, क्योंकि खुद की लीडरशिप कोई नहीं कर सकता। ओके, तो उस केस में आप सेल्फ डिसिप्लिन उसको बोल सकते हैं, लेकिन उसको लीडरशिप नहीं बोल सकते। लीडरशिप कब होगा? जब एक टीम या ग्रुप होगा जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट है द इन्फ्लुएंस शुड बी टू गेट द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड नॉट द फोर्सफुल कोऑपरेशन। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इन्फ्लुएंसिंग का मतलब है प्रभाव डालना, ठीक है, प्रभावित करना। यहां पर दबाव डालने की बात नहीं हो रही है, प्रभाव डालने का बात हो रहा है। दबाव मतलब फोर्स करना। आप किसी को जबरदस्ती धमका के या किसी पनिशमेंट के डर से जब आप फोर्स करते हैं कोई काम करने के लिए, तो वो लीडरशिप के अंडर नहीं आता है। जब आप किसी को समझा बुझा के, उसको कॉन्फिडेंस दे के, उसको मोटिवेशन दे के इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, विलिंग कॉपरेशन, यानी कि आप जब किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो आपका वो ग्रुप मेंबर या टीम मेंबर जो अपनी इच्छा से कॉपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है, उस पर कोई दबाव नहीं होता है, तो फिर वो जो है लीडरशिप की कैटेगरी में आता है। ओके, अब फीचर्स ऑफ लीडरशिप में भी मोर और लेस ऊपर वाले पॉइंट से लिखे हुए हैं, लेकिन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अलग से मेंशन है। तो लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। लीडरशिप क्या है? एक बंदे की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की। दूसरे कौन है? टीम मेंबर्स, ग्रुप मेंबर्स जो भी हैं, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, उसी को लीडरशिप बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। तो लीडरशिप से आप क्या करते हैं? दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करके उनके बिहेवियर में चेंज लाते हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो ग्रुप है या टीम है उसके गोल्स की तरफ काम करें। लीडरशिप शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड फॉलोअर्स। तो लीडरशिप क्या दिखाता है कि लीडर और फॉलोअर्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप है, ठीक है। चौथा पॉइंट, लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल। लीडरशिप किस लिए होता है? कॉमन गोल को अचीव करने के लिए होता है। ओके,
5वां पॉइंट, लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपने एक ग्रुप को महीने के फर्स्ट डे में कुछ इन्फ्लुएंस कर दिया और कह दिया कि इस पूरे महीने हमको ये काम करना है, और बाकी दिन जो है घर जाके सो गए, तो वो लीडरशिप नहीं हुआ। आपको हमेशा अपने ग्रुप के साथ रहना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करता रहना पड़ेगा, उनको इन्फ्लुएंस करते रहना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उनका बिहेवियर जो है वो आपके डिजायर्ड वे में चलता रहे और गोल की प्राप्ति जो है वो होती रहे, ठीक है। अब यहां पर देखो, लीडर और मैनेजर के बीच में जो है डिफरेंस दिया हुआ है, या मैनेजरशिप और लीडरशिप के बीच में भी आप बोल सकते हो डिफरेंस। तो ये डिफरेंस जो है एक बार देख लेते हैं इसको क्या लिखा है। तो सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि मैनेजर जो है वो हमेशा एक लीडर होता है, क्योंकि एक मैनेजर के अंडर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं और वो उस मैनेजर के नक्शे कदम पर ही चलते हैं। तो मैनेजर जो है उसका तो जॉब रोल ही ऐसा है कि वो हमेशा एक लीडर की तरह काम कर ही रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, मैनेजर जब आप बन जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली एक लीडर बन जाते हो, क्योंकि आप एक ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स को लीड कर रहे होते हो, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो, ठीक है। लेकिन एक लीडर जो है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक मैनेजर हो, क्योंकि काफ़ी सारे इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट यूनियन होता है, उसका एक लीडर होता है, हाँ, फिर प्लेयर्स का ग्रुप होता है, उनका भी लीडर होता है। तो काफ़ी सारे इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं जिसके लीडर होते हैं, पर वो मैनेजर नहीं होते, ठीक है। तो अगर कोई बंदा मैनेजर है तो वो हमेशा लीडर होना ही है उसको, लेकिन अगर कोई बंदा लीडर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैनेजर भी हो ही, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दूसरा पॉइंट है, द मैनेजर्स हैव फॉर्मल ऑथोरिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, दिस इज वाई दे कैन यूज असर्टिवनेस एंड सैंक्शंस टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखो, ये समझना जरूरी है, मैनेजर जो है उनके पास फॉर्मल ऑथोरिटी होती है टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। अब एक मैनेजर के अंडर जो सबऑर्डिनेट काम कर रहे होते हैं ना, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना एक मैनेजर का काम है, और उसको ये पावर दी हुई होती है ऑर्गेनाइजेशन में कि वो अपने अंडर जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करे और उनको अपने हिसाब से काम में लगाए, ठीक है। इसके लिए उसको कुछ असर्टिवनेस और सैंक्शंस, असर्टिवनेस यानी कि रिवॉर्ड्स, अगर कोई सबऑर्डिनेट मैनेजर के मतलब जो इच्छा के हिसाब से या उसके डायरेक्शन के हिसाब से या उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, तो मैनेजर के पास ये हक होता है कि वो उसको तारीफ करे, उसको कोई रिवॉर्ड दे। और सैंक्शंस मतलब अगर कोई बंदा उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो जब असर्टिवनेस से काम नहीं होता है तो सैंक्शंस लगाने पड़ते हैं, यानी कि तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और उसको कुछ डर दिखाना पड़ता है कि अगर आप काम ऐसे नहीं करोगे तो आपको डिमोशन कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ये वो चीज़ें, तो उनको सैंक्शंस बोलते हैं। तो ये मैनेजर के पास पावर रहती है, ठीक है, उसको ऑफिशियली ये पावर्स मिलते हैं कि तुम इनको इंस्ट्रक्शंस दो, तुम इनकी लीडरशिप करो, अगर ये तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनकी तारीफ करो, उनको रिवॉर्ड्स दो, नहीं करते हैं तो पनिश भी करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन लीडर्स जो होते हैं, लीडर्स ज़्यादातर ग्रुप जो है वो खुद चुनता है, और ग्रुप मेंबर्स और लीडर्स के बीच एक ट्रस्ट एंड फेथ का रिलेशनशिप होता है। अब मान लो कि आप लोग कॉलेज के बंदे हो, 10-12 स्टूडेंट्स हो, और आप लोग एक ग्रुप ट्रेकिंग की तरफ जा रहे हो, एक ग्रुप में मिलकर कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रेकिंग की तरफ जा रहे हो, तो आप ही लोगों में से, दोस्तों में से आपने चुना कि 2 बंदे हैं या एक ही बंदा मान लो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, अच्छी बातें कर सकता है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आपने कहा कि ठीक है, तुमको हम अपना लीडर बनाते हैं, तुम ही जाके हर जगह पर होटल बुक करोगे, फिर लोकेशन से चूज़ करोगे, ये सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ट्रस्ट एंड फेथ के ऊपर अपने लीडर को दी है, ठीक है। तो ग्रुप मेंबर्स अगर किसी बंदे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं, तो फिर उसको लीडर बना देते हैं। तो वहाँ पर फॉर्मल ऑथोरिटी नहीं होती है, वहाँ पर उसके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन से मिली हुई पावर नहीं है कि तुम इन लोगों को लीड करो। यहाँ पर वो ग्रुप खुद ब खुद उनको इनफॉर्मल ऑथोरिटी दे रही है उस लीडर को कि आप हमको लीड करो, आपके हिसाब से ही हम चलेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, द मैनेजर्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियर टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो मैनेजर जो है वो ग्रुप को या टीम को क्यों लीड करता है, उसके बिहेवियर को क्यों इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, ठीक है। लीडर जो है वो किसी भी ग्रुप के बिहेवियर को, ग्रुप मेंबर्स के बिहेवियर को इसलिए इन्फ्लुएंस करता है ताकि उस ग्रुप का गोल जो है वो अचीव हो सके। अब ग्रुप का कुछ भी गोल हो सकता है, ठीक है, हर ग्रुप के हिसाब से अलग अलग गोल्स होते हैं, तो उसके ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए लीडर्स जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है।
चौथा पॉइंट, अ मैनेजर एग्जिस्ट्स ओनली इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर कहाँ होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में या एनजीओज में या किसी भी तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मली क्रिएटेड है, वहाँ पर मैनेजर एग्जिस्ट करता है। लेकिन लीडर जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो होता ही है, साथ ही साथ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जैसा मैंने बताया कि आप लोग एक ग्रुप बना के कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ये तो कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है। तो उसमें आपने एक लीडर चुन लिया तो वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो जाता है। पांचवा पॉइंट, अ मैनेजर परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एक्सेट्रा। लेकिन अ लीडर जो है वो सिर्फ डायरेक्टिंग का फंक्शन ही परफॉर्म करता है। लीडरशिप मतलब क्या? लीडरशिप मतलब आपके ग्रुप को या टीम को डायरेक्शंस देना, उनको लीड करना, तो वो डायरेक्टिंग के फंक्शन में ही आता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि लीडरशिप करने के तरीके क्या क्या हैं। ओके, तो लीडरशिप करने के जो तरीके हैं वहां पर मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। ओके, एक है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, दूसरा है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी बोलते हैं, और तीसरा है फ्री रीन लीडरशिप या लैसीफायर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जेड जो है वो साइलेंट है, लैसीफायर, ये याद रखना इसका प्रोनाउंसिएशन। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में कुछ भी समझाने से पहले आप हिटलर के बारे में अपने दिमाग में सोचो, और हिटलर के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में आएगा एक ऐसी छवि, एक ऐसे इंसान की छवि जो किसी दूसरे की बात सुनता नहीं है, जो उसके मन में आता है वो अपने सबऑर्डिनेट से वही करवाता है। ओके, वो किसी के सजेशंस नहीं लेता, अपने हिसाब से ही वो सबको चलने के लिए कहता है, और अगर कोई बंदा उसके हिसाब से नहीं चलता है तो उसको पनिश भी करता है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप भी उसी स्टाइल का लीडरशिप है। आइए देखते हैं। देखो, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है ये है बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। देखो यहाँ पर इमेज में दिया हुआ है, यहाँ पर लीडर है और लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। देखो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, ये वन साइडेड है, एरो सिर्फ सबऑर्डिनेट की तरफ है, सबऑर्डिनेट की तरफ से लीडर की तरफ कोई एरो नहीं है। मतलब यहाँ पर लीडर ने जो इंस्ट्रक्शन दे दिया एक बार सबऑर्डिनेट को बिना चूं चा किए उस इंस्ट्रक्शन को या उस ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, वो वहां पर कोई छेड़छाड़ या बदलाव नहीं कर सकता, अपने हिसाब से सबऑर्डिनेट जो है वो काम नहीं कर सकता। तो पूरा पावर जो है वो टोटल यहां पर सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, तो यहां पर सेंट्रलाइज पावर होता है लीडर के पास, पावर थोड़ा भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, सारा इंस्ट्रक्शन दे देता है और सबऑर्डिनेट को उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप। ठीक है, यहां पर कोई भी ऑथोरिटी डेलीगेट नहीं होती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि इससे बहुत क्विक डिसीजन होता है। अब कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं ना, आपको लग रहा होगा कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप तो बहुत खराब है, लीडर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट से कुछ पूछ नहीं रहा है, उसकी सलाह मशवरा नहीं ले रहा है। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पर ये ज़रूरी हो जाता है। अब जब बहुत क्विक डिसीजन लेना होता है तब ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप काम आता है, क्योंकि यहाँ पर सलाह मशवरा करने का टाइम नहीं होता है। यहाँ पर जैसा बोल दिया जाए वैसा अगर नहीं करोगे साथ ही साथ तो टाइम निकल जाएगा और आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई हुई हो तो वो छूट जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर। अब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है ना कि जब लोग, अब आप अपने बारे में ही सोचो, आप अगर कहीं के लीडर हो और आपके अंदर 10 लोग हैं और आप जो बोल रहे हो 10 लोग बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, बॉस वाली फीलिंग। ठीक है, आपको वो अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन देगी। तो ये जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, ये जो लीडर होता है इसके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ऑर्डर्स देने में विश्वास नहीं रखते, उनमें उनको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, वो हमेशा सलाह मशवरा में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस टाइप के लीडरशिप में लीडर को स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन मिलता है। तीसरा पॉइंट, लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल। तो अगर ये वाला चीज और भी कब एडवांटेजियस हो जाता है, जब आपके नीचे के जो सबऑर्डिनेट्स है ना, ये इतने ज्यादा एडुकेटेड, इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। मान लो कि अनस्किल्ड लेबर हैं ये लोग। ठीक है, अनस्किल्ड लेबर
का क्या होता है, इनके पास हाथ पैर हैं, बस आप इनसे जो कहो, जैसा इंस्ट्रक्शन दे दो वो करते जाएंगे, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो इस टाइप के लोग अगर आपके सबऑर्डिनेट्स हैं तो फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर आप इन लोगों को अपना दिमाग चलाने बोल दोगे और अपने हिसाब से काम करने बोलोगे तो ये लोग पूरा काम जो है बिगाड़ के भी रख सकते हैं। इसीलिए लीडर जो है उसके इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, खास करके जब लेबर जो है वो अनस्किल्ड या लेस कॉम्पिटेंट हो। ठीक है। चौथा पॉइंट, मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड। अगर कभी बहुत ज़्यादा स्पीड की जरूरत हो, यानी कि देखो क्विक डिसीजन मेकिंग, कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं जहां पर ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बहुत जल्दी काम करवाना होता है, तो वहां पर ये पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकता है। ठीक है। अब देखो डिसएडवांटेजेस तो ऑब्वियसली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के हैं ही, जहां पर सिर्फ हुक्म चलाया जाए वो चीज़ लोगों को कैसे पसंद आ सकती है। इसीलिए इस टाइप के लीडरशिप स्टाइल से सबऑर्डिनेट्स में फ्रस्ट्रेशन आ सकता है और उनका मोरल जो है वो डाउन हो सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स गोज डाउन। तो सबऑर्डिनेट्स में जो इच्छा होती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुद से कुछ इनिशिएटिव लेंगे, खुद से कुछ आगे बढ़कर काम करेंगे, ये चीज़ नीचे चली जाती है, क्योंकि उनकी जो बात है वो तो सुनी ही नहीं जाती, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, जो ऑर्डर्स आते हैं उनको आंख बंद करके फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर उनका जो इनिशिएटिव लेवल है वो डाउन हो जाता है। तीसरा पॉइंट है पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट नॉट यूटिलाइज। यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर्स पूरा लीडर दे रहा है, वो किसी से कुछ डिस्कशन नहीं कर रहा है, तो अगर सबऑर्डिनेट्स आपके स्किल्ड भी हैं, उनमें पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी है, तो वो सारा अनयूटिलाइज्ड रह जाता है, उसका कोई काम नहीं आता। नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स टेक्स प्लेस। सबऑर्डिनेट की कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, क्योंकि आप उनको दिमाग लगाने का मौका ही नहीं दे रहे हो, आप सीधा बोल दे रहे हो कि मैंने ऐसा कहा है तुम ऐसा कर दो, बस। सबऑर्डिनेट को आप थिंकिंग का, अपना दिमाग यूज करने का मौका नहीं दे रहे हो, तो उसकी कोई डेवलपमेंट वहां पर होती नहीं है। ठीक है। अब सूटेबिलिटी, कब कब इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है ये सूटेबल है, कब कब ये काम आ सकता है। देखो ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, पर फिर यहाँ पर एक बार लिखा है, पढ़ लेते हैं। सबऑर्डिनेट्स आर अनएडुकेटेड, अनस्किल्ड, लैक ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस। ठीक है। तो जब सबऑर्डिनेट्स अनएडुकेटेड, अनस्किल्ड, लैक ऑफ नॉलेज होते हैं या एक्सपीरियंस उनको नहीं होता है, तब ये स्टाइल जो है वो काम आता है। दूसरा पॉइंट है कंपनीज फॉलोज फियर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक। अब बहुत जगह पर ऐसा होता है कि कंपनीज जो हैं वो फियर एंड पनिशमेंट का डिसिप्लिन टेक्निक जो है वो फॉलो करते हैं, यानी कि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आपका वर्किंग एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेके लोगों से काम करवा पाते हो, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर लोग ही इतने जिद्दी होते हैं या इतने कामचोर होते हैं कि आपको फियर एंड पनिशमेंट का टेक्निक अप्लाई करना ही पड़ता है। ओके। फियर एंड पनिशमेंट के टेक्निक में उनको डर रहता है कि अगर हमने ठीक से काम नहीं किया, अगर हमने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, तो कंपनी हमें निकाल सकती है, हमारी डिमोशन कर सकती है, पनिशमेंट दे सकती है। तो उस डर के कारण वो फिर ठीक से काम करते हैं। ठीक है। तो ये टेढ़ा रास्ता है लोगों से काम निकलवाने का, तो उस समय जो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वो है काम आती है। थर्ड पॉइंट है लीडर प्रेफर्स टू बी डोमिनेंट इन डिसीजन मेकिंग। अगर कोई लीडर, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो किसी की सुनता नहीं है, बस अपने मन में जो आता है उस टाइप के डिसीजंस वो देता रहता है, और लोग, वो चाहता है कि लोग जो है उसको फॉलो करें, तो फिर इस टाइप का जो लीडरशिप स्टाइल है वो प्रेफरेबल है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, नाउ डेज दिस स्टाइल इज लेस डिजायरेबल एज एम्प्लॉइज आर बिकमिंग मोर एडुकेटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो एक समय ऐसा था जब जो लोग काम करने के लिए आते थे वो अनएडुकेटेड होते थे, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता था, उनको किसी बात की नॉलेज नहीं होती थी। लेकिन आज का ज़माना जो है वो ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में एम्प्लॉइज़ जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हायर करती है, वो काफ़ी ज़्यादा एडुकेटेड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, काफ़ी लोगों का तो पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है। तो इस सिनेरियो में ये जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है ये इतना डिजायरेबल नहीं होता। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे हिटलर का एग्जाम्पल दिया है, पॉज करके पढ़ सकते हो, मैंने पहले ही आपको डिस्कस करके बता दिया। अब देखो सेकंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है वो है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव। अब डेमोक्रेटिक मतलब क्या, यहाँ पर डेमोक्रेटिव लिखा हुआ है। डेमोक्रेटिव मतलब क्या, आप जानते हैं कि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक मतलब क्या, हर किसी की ओपिनियन लेके जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है। तो इस स्टाइल में क्या होता है कि लीडर जो है वो डिसीजन तो लेता है, लेकिन कंसल्ट करता है अपने एम्प्लॉइज, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनसे कंसल्ट करता है। यहां पर वो अपनी ऑथोरिटी को डेलीगेट और डिसेंट्रलाइज भी करता है। ओके। लीडर फॉलोज द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी। तो लीडर क्या करता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मान लो
मान लो कि इलेक्शन के सिस्टम में ही मैक्सिमम लोग जिसको वोट देते हैं उसी की सरकार बनती है, तो यहाँ पर भी जो लीडर है वो अपने ग्रुप मेंबर से कंसल्टेशन करता है और मान लो कि 3 ऑप्शन है, 1 2 3, इन तीनों में से कौन सा करना है। मान लो मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन 3 को चुना है, तो लीडर भी बोलता है कि ठीक है ऑप्शन 3 के हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे। तो लीडर फॉलोज द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। ही प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन। लीडर जो है यहाँ पर अपने सबॉर्डिनेट्स को सोचने समझने का और बोलने का मौका दे रहा है। वो अपने सबॉर्डिनेट्स के सजेशंस, ग्रीवेंसेस, ओपिनियंस को सुनता है और उसी हिसाब से फिर फाइनल डिसीजंस जो है वो लेता है। तो एडवांटेजेस क्या हैं इसके? काफ़ी सारे हैं। इम्प्रूव्स द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। तो यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं लीडर के अंदर, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल जो है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि उनकी बात सुनी जा रही है, उनके हिसाब से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो वो भी आगे बढ़कर खुद ब खुद काम करने को तैयार होते हैं। दूसरा पॉइंट, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स। तो सबॉर्डिनेट्स जो हैं, क्योंकि उनसे हमेशा कंसल्टेशन की जा रही है, उनकी राय ली जा रही है, तो वो भी अपने दिमाग पे जोर डालते हैं, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ावा देते हैं, तो उनकी भी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है उसमें इंप्रूवमेंट आती है। तीसरा पॉइंट, डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर एंड लेबर एब्सेंटिज्म। तो यहाँ पर जो भी सबॉर्डिनेट्स है उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है और लेबर टर्नओवर जो है वो रिड्यूस होता है। लेबर टर्नओवर मतलब लोग जो नौकरी छोड़ के इधर उधर भागने लगते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको लेबर टर्नओवर बोलते हैं। तो लेबर टर्नओवर में रिडक्शन आती है। और लेबर एब्सेंटिज्म मतलब लोग जो काम से गायब रहते हैं, इधर उधर एब्सेंट रहते हैं, उस चीज़ में भी कमी आती है। चौथा पॉइंट है क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव्स। तो इससे डिसीजन की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, क्योंकि जब सुपीरियर जो है, ये जो लीडर है, देखो ये डेमोक्रेटिक वाला जो इमेज है, यहाँ पर लीडर हर किसी से इनपुट ले रहा है, वो इसको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है और एरो का देखो हेड इधर भी है, यानी कि इससे भी इनपुट ले रहा है, हर किसी से कंसल्ट कर रहा है, उसके बाद डिसीजन ले रहा है। तो यहाँ पर जो है क्वालिटी ऑफ डिसीजन भी इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग लोगों का इनपुट आ रहा है और ये लोग जो हैं, ये सबऑर्डिनेट भले क्यों ना हो, ये लोग क्वालिफाइड है, ये लोग इंटेलिजेंट हैं, इनका खुद का दिमाग जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सोचने समझने के लायक है। तो हो सकता है कि लीडर के दिमाग में कोई चीज़ ना आई हो जो सबऑर्डिनेट के इनपुट से इसको मिल गई हो। तो बहुत सारे लोगों के ओपिनियन को मिला के जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो उस डिसीजन के अच्छे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लीडर मल्टीप्लाइज हिज एबिलिटीज थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज फॉलोअर्स। अब ये भी इसी से रिलेटेड पॉइंट है। अब देखो लीडर जो है ये भगवान तो नहीं है, ये भी इंसान है और इसकी नॉलेज की भी लिमिट है, एक इसको भी लिमिटेड नॉलेज है। तो जब ये सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करता है, ठीक है, तो इसको भी काफ़ी सारी नई बातें सीखने को मिलती हैं, काफ़ी सारी नई बातें जानने को मिलती हैं। इससे ओवरऑल जो लीडर है इसकी भी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होती है। ओके, तो लीडर की एबिलिटीज जो हैं वो भी बढ़ती हैं थ्रू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सबसे सलाह मशवरा करके डिसीजन लेने में। और दूसरा पॉइंट, इससे पॉजिटिव रिजल्ट कभी कभी नहीं भी आ सकता है। कब? जब सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो चाहते हैं कि हम लीडर से कम इंटरेक्ट करें, उस समय इसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। अब हो सकता है कि सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो लीडर को पसंद ना करते हो, ठीक है, तो उस केस में सबऑर्डिनेट्स अपना वैल्यूएबल इनपुट कभी भी इसको देना नहीं चाहेंगे, इससे इंटरेक्ट नहीं करना चाहेंगे, तो उस समय ये वाली चीज़ जो है वो काम नहीं आएगी। लीडर में पास द वर्क टू सबऑर्डिनेट्स एंड एब्डिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कभी कभी क्या होता है, डेमोक्रेसी का बहाना दिखा के या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का बहाना दिखा के लीडर जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर छोड़ देना चाहता है और खुद जो है वो साइड हो जाना चाहता है कि भाई इतना झमेला कौन लेगा, इतना मैं जो है सब सबऑर्डिनेट्स का पल्ले ही झाड़ दूंगा, जो होगा वो लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसा एटीट्यूड भी कभी कभी लीडर के अंदर आ जाता है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एस्केप करना चाहता है। चौथा पॉइंट, कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट्स में बी कंसिडर्ड एज ए साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऑफ लीडर। अब हर छोटी छोटी बात के लिए अगर लीडर सबऑर्डिनेट से कंसल्टेशन करता रहे तो मैनेजमेंट को कभी कभी ये लगता है कि ये लीडर जो है ये केपेबल ही नहीं है, इसमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि अपने बलबूते पे कोई डिसीजन ले सके, ये तो हर छोटी छोटी बात के लिए अपने सबऑर्डिनेट से जो है कंसल्ट करता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप भी कभी कभी ज़रूरी होता है। हमेशा ही पार्टिसिपेटिव लीडरशिप जो है या डेमोक्रेटिव लीडरशिप जो है वो नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे इश्यूज़ का डिसीजन आप खुद ले लो, जो मेजर बड़े इश्यूज़ हैं उसमें आप सबऑर्डिनेट्स का ओपिनियन जो है उसको इंक्लूड कर सकते हो। तो एक लीडर की लीडरशिप स्टाइल जो होती है ना, वो सिर्फ ऑथोरिटेटिव
या सिर्फ डेमोक्रेटिक नहीं होती है, वो एक मिक्स स्टाइल होती है। कभी कभी वो ऑथोरिटेटिव डिसीजंस लेता है, कभी कभी डेमोक्रेटिक लेता है, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सूटेबिलिटी, ये स्टाइल कब सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है? व्हेन गोल ऑफ द कंपनी इज टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इंडिपेंडेंस। जब कोई कंपनी चाहती है कि एम्प्लॉयज़ के बीच जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना है और इंडिपेंडेंस लानी है एम्प्लॉयज़ में ताकि वो भी डेवलप कर सके, तब ये स्टाइल जो है वो सूटेबल होता है। दूसरा, व्हेन द लीडर वांट्स टू शेयर डिसीजन मेकिंग विद सबॉर्डिनेट्स। जब लीडर है वो चाहता है कि सबॉर्डिनेट्स के साथ मिल के डिसीजन लिया जाए। तीसरा पॉइंट है व्हेन सबॉर्डिनेट्स हैव एक्सेप्टेड द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे अच्छी बात, जब सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, तब अगर आप उनसे कंसल्ट करके डिसीजन लो तो वो एक अच्छा डिसीजन आपको दे सकते हैं, अच्छा ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल पे देखो, नारायण मूर्ति का नाम लिखा है। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के चेयरपर्सन थे और वो हमेशा इसलिए फेमस थे कि वो हमेशा अपने डिसीजंस लेने से पहले अपने एम्प्लॉयज से कंसल्ट करते थे। ठीक है। अब तीसरा स्टाइल जो है लीडरशिप का वो है फ्री रीन और लासी फेयर। ये वर्ड मैं बार बार नहीं बोलूंगा, इसको उच्चारण करने में मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही है, आप समझ लेना। तो फ्री रीन लीडरशिप यानी कि जो जैसे चलता है वैसे चलने दो। ओके। अब कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर लीडर को ऐसा लगता है कि अरे यार इसमें मैं क्या इन्वॉल्व हूं, ये मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को बोल देता हूं, ये काम वो लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। तो वो केस होता है फ्री रीन वाला केस। यहां पर आप पूरा पावर जो है वो सब अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देते हो कि भाई तुम लोग काम देख लेना, ये काम करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, तुम लोग देख लेना। हाँ, अगर तुमको कोई रिसोर्सेज या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं तुमको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो ये उस टाइप का स्टाइल है। यहां पर लीडर ने खुली छूट दे रखी है अपने सबॉर्डिनेट्स को कि तुम जैसे चाहे वैसी मर्जी अपने हिसाब से इस काम को कर लो। अगर कोई रिसोर्सेज या कोई इंफॉर्मेशन तुमको चाहिए तो वो तुमको दे दी जाएगी। ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन, तो इससे भी जॉब सेटिस्फैक्शन और मोराल जो है सबॉर्डिनेट्स का वो बढ़ता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा लीडर कितना अच्छा है, उसने हमारे ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम स्कोप ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स के कंधों पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इसलिए उनको एक्सपीरियंस मिलता है एक सिचुएशन को हैंडल करने का, इससे उनकी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी होती है। तीसरा पॉइंट, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉइज। इस तरह के लीडरशिप स्टाइल से आप अपने सबॉर्डिनेट्स के फुल कैपेसिटी को, फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके। डिसएडवांटेजेस काफ़ी सारे हैं फ्री रीन के। सबसे पहला है सबॉर्डिनेट्स डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर। यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स को लीडर से कोई गाइडेंस या सपोर्ट नहीं मिलता है। अब देखो, लीडर क्यों होता है? अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करने के लिए। तो यहाँ पर लीडर ने क्या किया, सबॉर्डिनेट पे ही सब कुछ छोड़ दिया और खुद साइड हो गया। ठीक है। तो अगर खुद साइड ही होना था तो लीडर बनने का फिर क्या फायदा? तो इसीलिए ये वाला मेथड जो है वो लीडरशिप केस में उतना चलता नहीं है। ठीक है। इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लीडर, कंट्रीब्यूशन ही नहीं है कुछ लीडर का। तीसरा पॉइंट, सबॉर्डिनेट्स में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड रिजल्ट इन केओस। अब बोलते हैं ना, काफ़ी सारे लोगों को अगर आप खुला छोड़ दो तो सब लोग इधर उधर भागने लगेंगे बिना लीडर के, और उससे क्या हो जाएगा, केओस हो जाएगा और काम जो है वो सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब ये कब सूटेबल है? जब आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो वेल ट्रेन्ड और हाईली नॉलेजेबल हैं। आप अपने सबॉर्डिनेट्स पे पूरी जिम्मेदारी कब दे सकते हो? जब उनकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुई होती है और उनका नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है उसी समय, यानी कि सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो भरोसे के लायक हैं, तभी जाके आप उन पर कोई काम जो है छोड़ सकते हो। दूसरा पॉइंट, सबॉर्डिनेट्स आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड रेडी टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिर्फ ट्रेनिंग और नॉलेज होने से नहीं चलेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो मोटिवेटेड हैं कि नहीं उस काम करने के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर मोटिवेटेड है तो ठीक है, तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका काम जो है आप उनको बस बता दो, काम जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके। तो यहां पर देखो एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें तीनों स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप का एक डिफरेंस इस चार्ट में दिया हुआ है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके या इस का स्क्रीनशॉट लेके आप इस चार्ट को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो हम इसको फिर से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, चलिए इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो,
Mr. Rajiv, CEO of Headlines India Limited, distributes work for the month and he personally delegates his work to his staff as per his directions. तो राजीव जो है हेडलाइंस इंडिया लिमिटेड का सीईओ है और वो पूरे महीने का काम जो है वो महीने के शुरू में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने एम्प्लॉयज़ को और खुद पर्सनली डेलीगेट करता है अपने स्टाफ को काम करने को बोलता है एज पर हिज डायरेक्शंस, यानी कि कह देता है कि मैं जैसा बोलूँगा वैसा इस महीने में काम होना चाहिए। तो यहाँ पर वो ऑटोक्रेटिक लीडर यानी कि ऑटोक्रेसी वाला फॉर्मूला जो है वो काम में लगा रहा है। दूसरा पॉइंट, ड्यू टू फेस्टिवल सीजन द कंपनी गेट्स एडिशनल ऑर्डर। To cover up the order, Mr. Rajiv discusses with his staff members how to meet the pending orders. All staff members decide to do overtime and plan to stay back. अब क्या हुआ, फेस्टिवल सीजन में एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गया, अब एडिशनल ऑर्डर को कैसे कवर अप करेंगे? उसके लिए मिस्टर राजीव, यही मिस्टर राजीव ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया और उनसे डिस्कस किया और बताया कि देखो एडिशनल ऑर्डर आया है, कैसे इससे निपटे। तो सारे स्टाफ मेंबर्स ने मिलकर तय किया कि ठीक है हम लोग ओवर टाइम करेंगे और ओवर टाइम करके एडिशनल ऑर्डर को मीट करेंगे। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप हो रही है, यहाँ पर सबका ओपिनियन लिया जा रहा है। यहाँ पर मिस्टर राजीव चाहते तो सबको बुला के बोल सकते थे कि आप लोगों को ओवर टाइम करना ही पड़ेगा क्योंकि एडिशनल ऑर्डर आया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया, उनसे डिस्कशन की, ठीक है, उनसे अपनी राय पूछी और उसके बाद सबकी सहमति से ये तय हुआ कि ओवर टाइम करेंगे। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक स्टाइल हो गया। तीसरा क्या है, द बॉस आस्क्ड हिज स्टाफ मेंबर्स टू ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल पार्टी फॉर द रिटायरिंग ऑफिसर। ही आस्क्ड देम टू फिक्स द वेन्यू एंड मेन्यू देमसेल्व्स फॉर द ओकेशन। अब एक सिचुएशन ऐसा है कि एक बॉस है, उसने अपने स्टाफ मेंबर्स को बोला कि एक रिटायर कर रहे हैं एक ऑफिसर, उनकी फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर दो। ठीक है, तो बॉस ने अपने स्टाफ मेंबर्स को खुली छूट दे दी कि जैसे मर्जी तुम लोग जो जगह चाहो जगह डिसाइड कर लो, जो मेनू चाहो जो डिसाइड कर लो खुद से। ठीक है, इस रिटायरिंग ऑफिसर को फेयरवेल पार्टी देनी है। तो यहाँ पर फ्री रीन या जो है लस्सी फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। यहाँ पर बॉस ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दी और खुद साइड हो गया। ओके, यानी कि जो जैसा चल रहा है वैसा वो लोग कर लेंगे, हमको देखने की जरूरत नहीं है। ये है फ्री रीन लीडरशिप। तो ये था सारे लीडरशिप के स्टाइल्स।